नमस्कार साथियों, आप सभी लोग का स्वागत है विलेज एजुकेशन ग्रुप में। आज इस वीडियो में 9th क्लास के केमिस्ट्री चैप्टर 2 के थ्योरी देखेंगे और अगले वीडियो में ऑब्जेक्टिव देखेंगे। चलिए बढ़ते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। सबसे पहले पढ़ना है कि तत्व और यौगिक है क्या। तत्व और यौगिक क्या है, यानी तत्व क्या है और यौगिक क्या है। तो तत्व वह पदार्थ है जिसे दो या दो से अधिक विभिन्न पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता। तत्वों को किसी भी पदार्थ में अलग नहीं किया जा सकता। यौगिक है जिसे तोड़ा जा सकता है। तो यौगिक को रासायनिक विधियों द्वारा दो या दो से अधिक विभिन्न गुण वाले पदार्थों में विभक्त किया जाता है। तत्व एक ही प्रकार के परमाणुओं से बने होते हैं, लेकिन यौगिक विभिन्न प्रकार के परमाणुओं से बने होते हैं। तत्व एक ही प्रकार के परमाणु से बने होते हैं, लेकिन यौगिक विभिन्न प्रकार के परमाणु से। तत्व सिर्फ एक ही पदार्थ का बना होता है। तत्व केवल एक पदार्थ का और यौगिक दो या दो से अधिक पदार्थ का बना होता है। अब अगला है कि तत्व का भौतिक और रासायनिक गुण भिन्न होते हैं, यानी तत्व का और भौतिक गुण और रासायनिक गुण अलग अलग होता है, लेकिन यौगिक का भौतिक और रासायनिक गुण क्या चीज होता है, तत्वों से अलग होते हैं। अब तत्व का सूक्ष्मतम कण परमाणु कहलाता है। पूछे तत्व का सूक्ष्मतम कण क्या चीज कहलाता है, परमाणु। तत्व का सूक्ष्मतम कण परमाणु कहलाता है। यौगिक का सूक्ष्मतम कण क्या चीज कहलाता है, अणु। जितना भी रासायनिक सूत्र होता है वो सब क्या चीज होता है, अणु। जैसे पूछे H2O कौन चीज है, तो H2O यौगिक है। H2O क्या चीज है, तो यौगिक है। कुल तत्वों की संख्या कितना है, तो 114 गो। अभी टोटल कितने तत्व है, 114 गो। अब अगला है तत्व और यौगिक के बाद मिश्रण और यौगिक में अंतर क्या है। तो दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों का क्या चीज कहलाता है, किसी भी अनुपात में मिश्रण कहलाता है। जब दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थ को किसी भी अनुपात में मिलाते हैं तो क्या चीज कहलाता है, मिश्रण। लेकिन यौगिक निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है तब कुछ कहलाता है यौगिक। यानी यौगिक वह शुद्ध पदार्थ है जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थों को निश्चित मात्रा में मिलाया जाता है। जैसे पूछे दूध क्या चीज है, तो दूध मिश्रण में हो जाएगा। या फिर जल पूछे क्या चाहिए, तो यौगिक है। जल यौगिक है, दूध मिश्रण है। इसके अवयवों को सरल यांत्रिक विधि द्वारा सूचक किया जाता है और यौगिक के अवयवों को सरल यांत्रिक विधि द्वारा सूचित नहीं किया जा सकता। इसमें अवयवों के अपने अपने मौलिक गुण कायम रहते हैं, यानी मिश्रण में सबका अपना अपना मौलिक गुण कायम रहता है और इसका सर्वथा भिन्न होता है। अवयवी कणों का गुण अलग होता है। यह समांग एवं विसमांग दोनों होता है। मिश्रण समांग और विसमांग दोनों होता है, लेकिन यौगिक हमेशा क्या चीज होता है, समांग। मिश्रण बनने में कोई नया पदार्थ नहीं बनाता, लेकिन यौगिक से भिन्न एक नया पदार्थ बनता है। मिश्रण बनने से ऊर्जा परिवर्तन नहीं होता, लेकिन यौगिक के बनने से ऊर्जा का परिवर्तन अवश्य संभव है। अब इसका द्रवणांक, क्वथनांक आदि गुण निश्चित नहीं होते, यानी मिश्रण के ना तो द्रवणांक निश्चित होगा ना तो क्वथनांक निश्चित होगा, और लिखा है कि नहीं ये सब अनिश्चित होते हैं। और यौगिक का द्रवणांक और क्वथनांक क्या होता है, निश्चित होता है। यौगिक का द्रवणांक और क्वथनांक निश्चित होता है। इसमें दो या दो से अधिक प्रकार के मिश्रण का एक घनत्व होता है। इसमें दो या दो से अधिक पदार्थ का लिखा है कि इसमें दो या दो से अधिक तरह के अणु विद्यमान रहते हैं, लेकिन इसमें एक ही प्रकार के अणु का बना होता है। मिश्रण का घनत्व अवयवी पदार्थों के घनत्व का औसत होता है, लेकिन यौगिक का घनत्व अवयवी पदार्थों के घनत्व से भिन्न होते हैं, यानी इसमें वैसा मिश्रण में नहीं होता। अब अगला है कि ठोस ठोस के मिश्रण को कैसे अलग करेंगे। अगर दो पदार्थ ठोस ठोस को मिलाया गया है तो किस किस विधि से अलग करेंगे। तो इसमें 4 स्टेप है। अगर ठोस ठोस आपस में मिला हो तो 4 विधि से, या तो आप हाथ से चुनकर अलग कर लीजिए, या चलनी से चाल कर अलग कर लीजिए, या अगर लौह चुंबकीय कण है तो चुंबकीय पृथक्करण विधि लगाकर, या अगर जो है जैसे ऊर्ध्वपातन दर्शाता हो तो उस विधि से कर सकते हैं। अब ऊर्ध्वपातन क्या है, तो जब किसी ठोस को गर्म करते हैं तो वह सीधे द्रव में बिना बदले गैस में बदल जाए। जब किसी ठोस को गर्म करते हैं तो वह सीधे गैस में बदल जाता है और गैस को पुनः ठंडा करने पर द्रव में बदल जाता है। यही क्रिया क्या चीज कहलाते हैं, ऊर्ध्वपातन। अब देखते हैं कि हाथ से चुनकर कब लागू होगा। पूछे कि पत्थर और चावल को कैसे आप अलग करेंगे, तो हाथ से चुनकर। पत्थर और चावल को कैसे अलग करेंगे, तो हाथ से चुनकर। जब अवयवों के आकार बड़ा हो, यानी जिससे चुनना हो उसका आकार कैसा हो, बड़ा हो, तभी चुन सकते हैं। अब चाल कर, इसमें अवयवों के कणों के आकार भिन्न भिन्न हो, यानी जो भी चीज आपस में मिला हो दोनों का आकार अलग अलग होना चाहिए, या तो एक का छोटा रहे या एक का बड़ा रहे, दोनों एक समान नहीं होना चाहिए। जैसे आटा चलाता है तो आटा में जो चोकर निकलता है उसका आकार अलग होता है, तो चोकर और आटा का मिश्रण, चना एवं गेहूं का मिश्रण। चुंबकीय पृथक्करण, जब मिश्रण का एक अवयव चुंबकीय हो, जब मिश्रण का एक अवयव चुंबकीय हो तब चुंबकीय पृथक्करण विधि का उपयोग करेंगे। लोहा और बालू, अगर लोहा और बालू का मिश्रण हो तो कैसे अलग होगा, चुंबकीय पृथक्करण। अब अगला है ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन क्या है, तो जब मिश्रण का एक अवयव गर्म किए जाने पर ऊर्ध्वपातित हो जाए। ऊर्ध्वपातित करने का मतलब सीधे गैस में बदल जाए, तो अब हम ऊर्ध्वपातन विधि का उपयोग करेंगे। जैसे हो गया अमोनियम क्लोराइड, उसके बाद साधारण नमक NaCl। अगर अमोनियम क्लोराइड और साधारण नमक का मिश्रण हो, जैसे आयोडीन और बालू का मिश्रण हो, तो उसको किस विधि से अलग करेंगे, तो ऊर्ध्वपातन विधि से। ये था ठोस ठोस का अलग करने के लिए। अब अगला देखते हैं कि ठोस और द्रव का मिश्रण रहे तब कैसे अलग करेंगे। ठोस और द्रव का मिश्रण रहे तब कैसे, और द्रव द्रव रहे तो 4 विधि था। ठोस ठोस अगर मिश्रण रहे तो 4 विधि से अलग कर सकते हैं, या तो आप हाथ से चुन लीजिए, या तो चाल लीजिए, या तो ऊर्ध्वपातन, या तो चुंबकीय पृथक्करण। अब है ठोस और द्रव के मिश्रण को अलग कैसे करेंगे, तो इसमें एक विधि होती है थिराना। कौन सा विधि, थिराना। दूसरा है अपकेंद्रीकरण,
पहला विधि है थिराना, दूसरा अपकेंद्रीकरण, तीसरा छानकर, चौथा वाष्पन, पांचवा श्रवण और छठा है क्रोमेटोग्राफी। इसे इस बार 9th में क्वेश्चन भी पूछा है कि क्रोमेटोग्राफी क्या है, यानी रंग के अवयवों को अलग करने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं, क्रोमेटोग्राफी। अब पूछे कि क्रोमेटोग्राफी के किस अवयव के लिए प्रयोग करेंगे, ठोस ठोस के लिए या ठोस द्रव के लिए, द्रव द्रव के लिए, तो इसका आंसर हो जाएगा ठोस द्रव के लिए। इसका ऑब्जेक्टिव भी अगले वीडियो में रहेगा, ये जैसे ही थ्योरी समाप्त होगा उसके बाद अगले वीडियो में ऑब्जेक्टिव रहेगा। जैसे थिराना, जब मिश्रण विसमांग हो और ठोस के कण भारी हो, यानी थिराना कब काम कर रहे हैं, जब विसरण विसमांग हो तथा ठोस के कण कैसा हो, भारी। यानी कहने का मतलब कि अगर ठोस का कण भारी हो और विसमांग हो तब वे थिराना विधि का उपयोग करेंगे। जैसे बालू और जल का मिश्रण हो गया, मैल और कीचड़ का मिश्रण हो गया, इसमें कौन सा विधि का उपयोग करते हैं, तो थिराना विधि का उपयोग करते हैं। अगला है अपकेंद्रीकरण। अब ये अपकेंद्रीकरण क्या है, तो जब मिश्रण समान हो और कोई एक अवयव भारी हो, यानी इसमें विसरण कैसन होना चाहिए, समान, और एगो अवयव भारी हो। अब थिराना में भी यही था कि मिश्रण होना चाहिए विसमान और एक ठोस के कण भारी होना चाहिए, लेकिन अपकेंद्रीकरण में कोई एक अवयव भारी हो, बाकी मिश्रण कैसा हो, तो समान हो, जैसे मैल और कीचड़ युक्त जल का मिश्रण। अब अगला है छानकर। छानकर विधि, जब मिश्रण का एक अवयव किसी विलायक से विलय हो, जब मिश्रण का एक अवयव विलायक से विलय हो तब छानकर विधि का उपयोग करेंगे। साधारण नमक और बालू का मिश्रण को अलग करेंगे, बालू और गंधक का मिश्रण को किस विधि से, छानकर विधि से कर सकते हैं। अब अगला है वाष्पन। वाष्पन क्या है, तो जब किसी द्रव्य को गर्म करते हैं तो वह गैस में बदल जाता है। तो जब द्रव्य से उपस्थित ठोस पदार्थ अवाष्पित हो, यानी जो पदार्थ मिला हो उसमें से एगो वाष्प में ना बदले और एगो बदल जाए, तो द्रव्य जब वाष्प में बदल जाएगा और ठोस वाष्प में नहीं बदलेगा। अब इसमें हो गया कि मिश्रण गंधक का मिश्रण, कार्बन डाइऑक्साइड से गंधक का विलयन। श्रवण, समान या विसमान कोई भी मिश्रण, श्रवण में समान या विसमान कोई भी मिश्रण होता है, चीनी या नमक जल में विलयन। अब क्रोमेटोग्राफी, जब मिश्रण के अवयव एक ही विलायक में विलय हो, यानी एक ही में सब आपस में मिला हो तब कौन सा विधि का उपयोग करेंगे, तो क्रोमेटोग्राफी। यानी स्याही हो गया, इंक के अवयव को अलग करने के लिए, रंग के अवयव को अलग करने के लिए किसका उपयोग करते हैं, तो क्रोमेटोग्राफी। रंग के अवयव को अलग करने के लिए कौन सा विधि, क्रोमेटोग्राफी का उपयोग करते हैं। अब अगला हो गया द्रव द्रव का मिश्रण। अगर द्रव द्रव का मिश्रण हो तो क्या करेंगे, तो इसमें प्रभाजी आसवन विधि का उपयोग करेंगे। कौन सा विधि, प्रभाजी आसवन। द्रव द्रव को अलग करने के लिए कौन सा विधि, प्रभाजी आसवन। कब प्रयुक्त होगा, यानी कब प्रभाजी आसवन का उपयोग हो, तो इसमें जब द्रव मिश्रणीय हो और उनके क्वथनांकों में बहुत कम का अंतर हो, यानी द्रव आपस में मिला रहे और दोनों को क्वथनांक में कम का अंतर हो, तभी अलग कर सकते हैं। जैसे पूछे कि पेट्रोलियम के अवयवों को अलग किस विधि से किया जाता है, तो प्रभाजी आसवन विधि से अलग किया जाता है, प्रभाजी श्रवण विधि से अलग किया जाता है। तब पेट्रोलियम के अवयवों को अलग किस विधि से किया जाता है, प्रभाजी श्रवण से। अब अगला है पृथ्वीकारी कीप। पृथ्वीकारी कीप यानी जिसे हम लोग तेल ढालते हैं उस तरह से एगो कीप होता है, उससे भी द्रव द्रव के मिश्रण को अलग करते हैं। जब मिश्रण के द्रव अमिश्रण है, यानी कोई द्रव में कोई वैसा चीज मिला हो जो उसमें घुल नहीं सकता हो, तो उसको कीप के माध्यम से अलग कर सकते हैं। तेल और जल का मिश्रण को कर सकते हैं कीप के माध्यम से। अब अगला है भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में अंतर स्पष्ट करें, या क्या अंतर है, भौतिक परिवर्तन कहते किसे हैं, इस तरह से परीक्षा में सवाल आता है। तो इसमें है कि कोई पदार्थ, इसमें पदार्थ के मौलिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता, यानी भौतिक पदार्थ में कोई नया, भौतिक परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। भौतिक परिवर्तन में कोई भी नया पदार्थ नहीं बनता है, लेकिन रासायनिक परिवर्तन में नया पदार्थ बनता है। भौतिक परिवर्तन अस्थायी होता है। भौतिक परिवर्तन कैसा होता है, तो अस्थायी, और रासायनिक परिवर्तन कैसा होता है, अस्थायी। भौतिक परिवर्तन में इसमें पदार्थ के भौतिक अवस्था और उसके भौतिक गुण बदल जाता है, लेकिन रासायनिक गुण में दोनों ही बदल जाते हैं। भौतिक परिवर्तन में केवल भौतिक अवस्था या उसके कुछ भौतिक गुण बदलेगा, लेकिन रासायनिक परिवर्तन में पूरा बदल जाता है। भौतिक परिवर्तन में ऊष्मा परिवर्तन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, लेकिन रासायनिक परिवर्तन में ऊष्मा परिवर्तन जरूर होगा। इसमें पदार्थ के द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता, यानी भौतिक परिवर्तन में पदार्थ के वजन में कोई चेंजिंग नहीं होगा, लेकिन रासायनिक परिवर्तन में चेंजिंग होगा, पदार्थ के द्रव्यमान में परिवर्तन होगा। अब है इससे अगला है सॉल। सॉल क्या है, तो ठोस और द्रव के मिश्रण को क्या चीज कहते हैं, सॉल। ठोस और द्रव के मिश्रण को क्या कहा जाता है, तो सॉल कहा जाता है। अब जैसे हो गया रंग, स्याही, क्लाइडी सोना। ये क्वेश्चन में पूछता है कि रंग, स्याही, क्लाइडी सोना किसका उदाहरण है, सॉल का, पायस का, जेल का, एरोसोल का। तो किसका उदाहरण है, सॉल का। सॉल क्या चीज का मिश्रण होता है, तो ठोस और द्रव का, ठोस और द्रव का। अगला है पायस यानी इमल्सन। या तो पायस हिंदी में दे या तो अंग्रेजी में दे दे कि इमल्सन क्या है। अब इमल्सन तो द्रव द्रव का मिश्रण क्या चीज कहलाता है, इमल्सन। इसमें पूछेगा कि दूध हो गया, जैसे जल में परिक्षेपित मक्खन, बाल में लगाने वाला क्रीम, तो दूध और बाल में लगाने वाला क्रीम पायस होता है। तो जब द्रव द्रव दो पदार्थ मिला रहे तो वो पायस। अब ये जेल है। जेल नॉर्मल है, जेल का अंग्रेजी भी जेल होता है, पायस का अंग्रेजी इमल्सन होता है। अब जेल द्रव और ठोस का मिश्रण है। इसको याद रखेंगे कि जेल में कोई व्यक्ति मक्खन पनीर खा के इधर से पतला से मोटा हो जाता है, यानी जेल में सबको क्या चीज खाने के लिए मिलता है, मक्खन पनीर। मिलता नहीं है, ऐसे जाने के लिए जेल में क्या चीज, मक्खन पनीर, यानी मक्खन पनीर है क्या चीज, जेल। अब जेल में जाने से पहले सब पतला रहता है और जाने के बाद सब मोटा हो जाता है, यानी पतला से मोटा, द्रव से ठोस, द्रव से ठोस। अब एरोसोल। अब एरोसोल है कि इसमें एरोसोल जो ठोस गैस का मिश्रण है या द्रव गैस का। एरोसोल ठोस गैस या क्या चीज का, द्रव गैस का। अब ये क्वेश्चन पूछता है कि धुआं, बादल और कुहासा क्या है, एरोसोल, जेल, पायस, सॉल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा एरोसोल।
सही जवाब क्या होगा? एरोसोल। अब अगला है वास्तविक विलयन, कोलाइडी विलयन और निलंबन। ये तीनों में अंतर स्पष्ट करें या तीनों के गुण बताएं। तो वास्तविक विलयन समांग होता है, कोलाइडी विलयन के संगठन विसमांग, और निलंबन के भी विलयन कैसा होता है? विसमांग। निलंबन का भी जो होता है संगठन विसमांग। अब वास्तविक विलयन होता है जो छन्ना पत्र यानी छन्ने के आर पार कर जाता है, लेकिन कोलाइडी विलयन छन्ना पत्र के आर पार आ जा सकता है, निलंबन में छन्ना पत्र के आर पार नहीं जा सकता है। अब जो वास्तविक विलयन, इसमें पर एग्जाम में पूछता है कि वास्तविक विलयन के कणों का व्यास 10 के पावर माइनस 7, वास्तविक विलयन के कणों का व्यास 10 के पावर माइनस 8 सेंटीमीटर, निलंबन के कणों का व्यास 10 के, कोलाइडी विलयन के कणों का व्यास 10 के पावर माइनस 7 से 10 के पावर माइनस 5। ये क्वेश्चन पूछा है एक बार मेंटरशिप एग्जाम में, स्कॉलरशिप का एक एग्जाम होता है, उसमें क्वेश्चन पूछा था कि कोलाइडी विलयन के कणों का व्यास कितना होता है? तो इसका सही जवाब होगा 10 के पावर माइनस 5 से 10 के पावर माइनस 7। अब अगला है निलंबन। निलंबन कैसा होगा? तो विसमान। और उसके बाद है कि यह छन्ना पत्र के तो आर पार जा सकता है, और इसका मेन याद करना है कि इसका कणों का व्यास कितना होता है? तो 10 के पावर माइनस 5। निलंबन के कणों का व्यास 10 के पावर माइनस 5, और हो गया वास्तविक विलयन के कणों का व्यास 10 के पावर माइनस 8, और इन दोनों के बीच में होता है कोलाइडी विलयन के कणों का व्यास। वास्तविक विलयन में टिंडल प्रभाव प्रदर्शित नहीं करता है, टिंडल प्रभाव प्रदर्शित नहीं करेगा वास्तविक विलयन में। अब कोलाइडी विलयन में टिंडल प्रभाव दिखाता है। क्वेश्चन पूछे कि निम्नलिखित में से किस विलयन में कोलाइडी प्रभाव दिखाता यानी टिंडल प्रभाव दिखाता है? 4 ऑप्शन रहे, वास्तविक विलयन, कोलाइडी विलयन, निलंबन, इनमें से कोई नहीं। तब कोलाइडी विलयन में टिंडल प्रभाव दिखाएगा। अब निलंबन में भी टिंडल प्रभाव नहीं दिखाता है। अब टिंडल प्रभाव है क्या? तो जब किसी द्रव्य से प्रकाश को गुजारा जाता है तो वह फैल जाता है, यह घटना को हम लोग टिंडल इफेक्ट या टिंडल प्रभाव कहते हैं। अब वास्तविक विलयन हो गया, वास्तविक विलयन में ब्राउनी गति नहीं होता। अब ब्राउनी गति होता है तिरछा अगर कोई चले ना तो उसे ब्राउनी गति कहते हैं। जैसे ठेठ भाषा में लहरिया कट में अगर कोई चले तो कौन सा गति में? ब्राउनी गति। तब ब्राउनी गति भी किस में दिखाया जाएगा? तो कोलाइडी विलयन में, ना तो निलंबन में होगा ना ही वास्तविक विलयन में। तो टिंडल प्रभाव और ब्राउनी गति दोनों कोलाइडी विलयन में दिखाया जाता है। अब अगला है कि वैद्युत संचलन यानी विद्युत संचलन वास्तविक विलयन में होगा? तो नहीं होगा, विद्युत संचलन वास्तविक विलयन में नहीं होता है। कोलाइडी विलयन में वैद्युत संचलन दिखाते हैं यानी होता है, और निलंबन में भी वैद्युत संचलन की क्रिया नहीं होती है। अब वास्तविक विलयन के कण क्या हम लोग आंख से देख सकते हैं? तो नहीं देख सकते हैं। अगर कोई पूछे कि बताओ शरबत में हम अपने आंख से चीनी देख सकते हैं? तो नहीं देख सकते हैं। अब कोलाइडी विलयन में उच्च क्षमता वाले माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं इसे। अब ये कण नग्न आंखों से या सरल माइक्रोस्कोप से भी दिखाई देगा। पूछेगा कि किस विलयन का कण बिना सूक्ष्मदर्शी के दिखाई दे, तो वह है निलंबन। किसका? निलंबन। अब हो गया पारदर्शी कौन होता है, अपारदर्शी पारभासी कौन होगा? तो वास्तविक विलयन पारदर्शी होता है यानी एक छोर से दूसरा छोर दिखाई देता है, और कोलाइडी विलयन अपारदर्शी होता है। कोलाइडी विलयन अपारदर्शी या पारभासी का है, और निलंबन भी क्या चीज होता है? पारभासी। निलंबन भी क्या चीज? पारभासी। इसमें विलयन के कण नीचे नहीं बैठते, यानी वास्तविक विलयन अगर कोई वास्तविक विलयन हो तो उसमें दो चीज मिलाया गया हो तो नीचे कचरा नहीं बैठता है, लेकिन कोलाइडी विलयन में कचरा इसमें भी नीचे नहीं बैठेगा लेकिन निलंबन में बैठ जाएगा। कोलाइडी विलयन में कण नीचे नहीं बैठते लेकिन ठोस के कण निलंबन में बैठ जाते हैं। जैसे पालू रहे, आंकड़ रहे तो उसमें कचरा नीचे बैठ जाता है। अब शरबत रहे तो उसमें चीनी तो नीचे नहीं बैठता, हाँ शुरू में चीनी नीचे बैठता है। आज अगर ये वीडियो ये चैप्टर 2 का था थ्योरी, अब अगला जो वीडियो आएगा उसमें रहेगा ऑब्जेक्टिव। ये चैनल पर एजुकेशन से संबंधित भी वीडियो रहेगा, और उसके बाद थोड़ा सा शॉर्ट वीडियो भी रहेगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। और मेंटरशिप स्कॉलरशिप एग्जाम इस बार 20 नवंबर से है, जो सब कोई भरे, ऑनलाइन एग्जाम है, फी उसका 1 भी रुपया नहीं है, तो सब भरें और एग्जाम दें, इसमें से क्वेश्चन जरूर आएगा। याद करें, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में ऑब्जेक्टिव के साथ।